मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बेहद टेंशन भरे हो गए हैं जब एक ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बेहद करीब पहुंच गया। कुछ ही देर के लिए ऐसा लगा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ड्रोन का इरादा साफ नहीं था, लेकिन उसकी उड़ान का तरीका आक्रामक था और ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकाने के लिए सीधा खतरा बन सकता था। अमेरिका ने ये ड्रोन को खतरनाक बताया है, उकसावे वाला कदम बताते हुए फाइटर जेट से मार गिराया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। ऐसे में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब ड्रोन का पहुंचना, अमेरिका द्वारा इसे संभावित हमला मानना और फिर जवाबी सैन्य कार्रवाई, ये तीनों ही घटनाएं मिलकर युद्ध की चिंगारी बन सकती हैं। और इस घटना के बाद दोनों ही देशों की ओर से कोई फिलहाल बड़ा हमला नहीं किया गया, लेकिन क्षेत्र में तनाव अब लगातार बरकरार है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर है। ईरान अमेरिका के बीच टकराव की आशंका अभी पूरी तरीके से टली नहीं मानी जा रही। देखिए, बीच में जिस तरीके से ट्रंप ने एक इशारा किया था कि बातचीत करके इस मामले को सुलटाया जा सकता है अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया जाए, लेकिन अब जब ये ड्रोन पहुंच चला है तो उसके बाद से जंगी हालात एक बार फिर से छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देंगे। ईरान और अमेरिका में युद्ध लगभग शुरू ही है। अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का शाहिद ड्रोन है जो कि अमेरिका नौसेना के पास पहुंच गया। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन, हालांकि अब देखिए सागर में जिस तरीके से ईरानी ड्रोन को यहां पर मार गिराने की ये बात जो कि पूरी सामने आई है, अब एयरक्राफ्ट वॉरशिप के पास ये ड्रोन पहुंच चला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। नौसेना ने अब आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान की तरफ से आक्रामक व्यवहार बताया है, यानी उकसावे वाला व्यवहार बताया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्रोन किस मकसद से तैनात किया गया था। ड्रोन ने कमांड की तरफ से किए गए नॉन लेथल डिफ्यूजन कोशिशों के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदली। अब अमेरिका इसके चलते फोर्स इस्तेमाल किया। इस घटना पर ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एक तरीके से उकसावा, जिस तरीके से लगातार ईरान फिलहाल इसको एक ऑल आउट वॉर कह रहा था कि अगर कोई भी हमला अमेरिका की ओर से होता है तो हम ऑल आउट वॉर इसको मानेंगे। अब ट्रंप को ईरान ने क्या चेतावनी दी थी ये भी आपको बता दें। ईरान ने 30 जनवरी को यह दावा किया था कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं और ऐसा ही माना जा रहा है कि उनमें से एक ही ड्रोन था। अगर अमेरिका हमला करता तो उसके ड्रोन और मिसाइलों के जितने भी नेटवर्क हमले हैं उनको नाकाम करेगा, ये ईरानी सेना का कहना है। अमेरिका और इजरायल के साथ 12 दिन के संघर्ष के बाद ईरानी सेना ने अपनी सैन्य रणनीति को बदला है। ईरानी सेना ईरान में अब बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार किए हैं, ये ईरानी सेना का कहना है। अब ये ड्रोन जमीन और समुद्र दोनों जगह ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब साथ ही ईरान के पास आपको बताएं पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं और अब ये जो ड्रोन्स बनाए गए हैं, जून 2025 की तरह कतर में अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। और इसी बीच हमने देखा कि ईरान की ओर से ये ड्रोन हालांकि किस मकसद से गया था, क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर हुई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब अमेरिका इसको उकसावा मान रहा है और इसको उकसावे का व्यवहार मान रहा है। लेकिन ये जो जंगी हालात है, जो तनाव बढ़ा हुआ था, ये अब किस ओर जाएगा, कितना एस्केलेट होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर हम खास चर्चा करने वाले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अरविंद जी, देखिए अभी तक तो तनाव बरकरार था, अभी तक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की एक टेक्निक है, क्योंकि अमेरिका केवल अपने सैन्य बेड़ा आगे बढ़ा रहा था, कोई हमला नहीं किया था। ईरान भी देखिए बोल रहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये ड्रोन को भेजना और उसका मकसद भी साफ नहीं करना, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा? मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए ऐसी स्थिति है कि अगर अभी ईरान को नहीं दबाया गया तो आगे ईरान कभी भी नहीं दबाया जा सकेगा, क्योंकि ईरान एक परमाणु ताकत हो जाएगा। उसके लिए अभी ईरान को थोड़े से और समय की जरूरत है, क्योंकि यूरेनियम जितना परसेंट रिफाइंड जो कैटेगरी का उसे चाहिए वह अभी तक उसके पास ऐसा अंदेशा है कि है, पर पूरी तरीके से नहीं है। और बीच में उनका परमाणु कार्यक्रम इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो गया था कि
जो इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी मोसाद है, उसने बहुत सारे साइंटिस्टों को मार गिराया था वहां पे, बहुत अलग अलग तरीके से वहां अपने ऑपरेशंस करके। तो यह है, तो अगर अमेरिका इस समय अगर हमला नहीं करता है तो उसके लिए वाकई ये दुखद स्थिति है। और फिर आगे अमेरिका का जो सपना है पूरी दुनिया का दादा बनना, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। और भारत वगैरह तमाम देश ऐसा ही चाहते हैं कि के आसपास सिमेट करना रहकर यह एक बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए। तो यह तमाम चीजें हैं जो है, और मुझे लगता है कि ये जो ड्रोन है वो भी एक तरीके से टेस्टिंग के लिए ही भेजा गया है कि अगर मान लो हमला होता है तो उनका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, वह कितना ताकत के साथ या कितना एफिशिएंटली काम करेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका कारण केवल ये एक तरीके से टेस्टिंग ड्रोन्स हैं, जो ये टेस्ट करने के लिए है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना ठीक है या कितना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल हालांकि अगर ये टेस्टिंग के लिए भेजे भी गए थे, एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए भेजे गए थे, ये पता लगाने के लिए कि बेड़ा कितना बड़ा है, कितनी स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं इसको उकसावा तो माना ही जा रहा है ना। यस डेफिनेटली, निश्चित रूप से उकसावा तो है ही। आप अगर किसी की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं तो ये उसके प्रभुत्व को चुनौती देना भी है। वो ये मानते हैं कि हम कुछ मानते नहीं है, या हम आप पे हमारे जो जितने भी है वो हमला करेंगे। और पुराने जमाने में जो फाइटर जेट्स जिस तरीके से उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन करते थे, ड्रोन भले उतने लेवल पर वह नहीं है, पर बावजूद उसके हवाई सीमा का तो उल्लंघन है ही, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से भी यह है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी केवल इस ड्रोन के कारण लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईरान तो है, वह तो बिल्कुल भी अमेरिका के खिलाफ लड़ना नहीं चाहेगा इस समय। इस संकट से कैसे निजात पाए, इस संकट से कैसे वह अपने आप को बचा ले जाए, ईरान की यह पूरी कोशिश रहेगी। ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, किसी भी तरीके की चीज या ऐसे उकसावे की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में ईरान की मदद करने वाला कोई देश नहीं है। यहाँ तक कि जो देश, चीन ने जितना अमेरिका के खिलाफ यूएनओ में सख्त बयानबाजी की है, वैसा जब ग्राउंड लेवल पे जब चीन को जब अमेरिका के खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो वह अपने आप को इन सारी लड़ाई से दूर रखेगा। तो ईरान की मदद करने के लिए न चीन आ रहा है, न रूस आ रहा है, और न ही दूसरे वो भी ईरान की मदद के लिए नहीं आएंगे। वहां की जो जितनी भी जो रीजन्स हैं वो ज्यादातर तो पपेट ही है अमेरिका की। जी बिल्कुल वाकई उकसावा यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि ड्रोन को मार गिराया है, इसके बाद क्या कुछ एक्शन अमेरिका की ओर से रहेगा? बीएन झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बीएन झा जी, क्या लगता है आप इस पूरे सिचुएशन को अगर एनालाइज करें तो जिस तरीके से सैन्य बेड़ा आगे बढ़ा, तनाव का माहौल था, लेकिन डायलॉग की बात भी बीच में चली, और अब इस तरीके से ड्रोन वहां पर पहुंच जाना, बेशक इंस्पेक्शन के लिए क्यों ना था, ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है एक उकसावे की टेक्निक थी या वाकई इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन गया था? जो को पैनलिस्ट बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। देखिए, दोनों के बीच में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। अमेरिका क्या सोचता है और ईरान क्या सोचता है, दोनों के जो जो विचारधारा है आज के दिन में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल अमेरिका अगर कुछ भले के लिए भी ईरान के लिए करेगा, एक तो करेगा नहीं वो ईरान के भले के लिए, लेकिन अगर कुछ करना चाहेगा तो ईरान जो है काफ़ी शक की नज़र से देखेगा। और ये मान के चलिए कि ईरान आज के दिन में एक रेडिकल स्टेट है, और आयतुल्ला जो वहाँ के हैं उनकी पॉलिसीज़ सारी रेडिकल की हैं। अदरवाइज़ कौन सा देश में, विश्व में आज कौन सा ऐसा देश है जो 3-3, 4-4 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को आर्म करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, उनको फंड करेगी? बताइए, कोई कहीं पे ऐसा मिला है आपको? कहीं पे दिखेगा? पाकिस्तान ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे उसने 63 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सरजमीन में पाल रखे हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वेपनाइज करके, उसको एक मिलिट्री जैसा पेश करके किसी देश में बिठा के नहीं रह सकता वो भी। पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है। खैर, पाकिस्तान की बात छोड़ते हैं। तो ईरान जो कर रहा है ये सरासर गलत है। जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह को वहाँ पे लेबनान में लगा दी है, हिजबुल्लाह को पहले उसने सीरिया में लगाया हुआ था, हमास को आप जानते हैं जैसा गाजा में उसने किया हुआ। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये जो उन्होंने लगाया हुआ, ये खुराफाती मिजाज से लगाया हुआ है। क्योंकि हमास को जब इंस्ट्रक्शंस मिला था कि गाजा के अंदर में जाके तुम ये जेनोसाइड करो, वहाँ पे जो लोगों को रेप, किलिंग, मर्डर,
वहां से झा जी, देखिए माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दरअसल इस पूरे विषय पर हमने एक सर्वे किया है और सर्वे में क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आए हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। कुछ सवाल हमने अपने दर्शकों से किए जिसमें तमाम हमने ऑप्शंस रखे थे और उसके बाद क्या कुछ जवाब निकले हैं इस सर्वे में, क्योंकि आप ही की राय है, आप ही ने क्या कुछ यहाँ पर सर्वे में कहा है, ये क्या कुछ चुना है, ये अपने दर्शकों को दिखाएं। सर्वे में हमारा पहला सवाल रहा, क्या ईरान की इस हरकत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे गंभीर सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है। इसमें हमने ये तमाम ऑप्शंस रखे हैं, हाँ, बिल्कुल, नहीं और कह नहीं सकते, और इसमें 86% लोगों का मानना है कि हाँ, इससे तनाव खासा बढ़ेंगे। अब इसी बीच कुछ और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किए थे, हमारे व्यूअर्स से किए थे। फिलहाल पहला जो सवाल था उसमें 86% लोगों ने यही कहा कि मिडिल ईस्ट में खासा तनाव बढ़ेगा ईरान की इस हरकत के बाद। ईरान ने जिस तरीके से अपना ड्रोन भेजा है, जिसको हालांकि मार गिराया है वहां पर, लेकिन इससे तनाव अब मिडिल ईस्ट में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर भी खासा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सवाल जो हमने किया, क्या ये ड्रोन एक्शन तेल की कीमतों पर भी असर डालेगा, क्योंकि देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहले जब ये जंग छिड़ी थी तो सबसे पहला सवाल था कि मार्केट्स पर इसका क्या असर रहेगा। तमाम ऑप्शंस हमने दिए, इसमें 73% लोग जो है उनका कहना है कि बेहद बड़ा असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। 23% का मानना है कोई बदलाव नहीं होगा। 4% लोग फिलहाल इस पर कुछ भी ऑप्शन नहीं उन्होंने चुना। 73% लोगों का मानना है कि तेल पर भी अब असर पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ेगा और तेल की कीमतें भी अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसी बीच एक और सवाल सर्वे में हमारा, ईरान और अमेरिका के बीच इस तरह की घटनाओं से विश्व शांति को कितना खतरा है। देखिए, जब से ही जंगी हालात कहीं पर भी छिड़ते हैं तो सबसे पहले यही सामने आता है कि इससे विश्व की शांति पर कितना असर पड़ेगा, बाकी देशों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ 71% लोगों का मानना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध लोग इसको मान रहे हैं। देखिए, 29% लोगों का कहना है कि इससे कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि इंपैक्ट क्या रहेगा ये जंगी हालात छिड़ने के बाद समझ आ पाएगा, लेकिन वाकई ये विश्व शांति पर तो देखिए इंपैक्ट करेगा ही। इसी बीच न्यूक्लियर बातचीत के बीच ईरान की और अमेरिका पर ड्रोन की कार्रवाई से ईरान और अमेरिका के बीच में क्या फिर तनाव बढ़ेगा। अब इस पर ये जो 4 ऑप्शन हैं हमने अपने दर्शकों को दिए। ईरान अमेरिका को उकसा रहा है, 35% लोगों का मानना है ये युद्ध की शुरुआत है। ये 24% लोगों का मानना नहीं, ये सिर्फ एक छोटी घटना है जो डिप्लोमेसी से सुलझ जाएगी। 28% लोगों का अभी ये मानना है कि डिप्लोमेसी यानी कि डायलॉग से ये स्थिति अभी सुधर सकती है। हालांकि अभी फिलहाल देखिए जंग छिड़ी नहीं है, लेकिन लगातार लोगों को यही लग रहा है कि ये जंग बेहद बड़ी हो सकती है। अब अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ये तमाम क्वेश्चन जो हमने अपने सर्वे में तमाम लोगों से पूछे थे, एक एक करके उसी को लेकर आपसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगी। तनाव, वैश्विक तनाव बढ़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सच है कि वैश्विक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो अमेरिकन साम्राज्यवाद की लड़ाई है, अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई है। और जो उससे मझौली जो शक्तियां हैं वो अमेरिकी वर्चस्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहती है। तो उसी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भारत, रूस, चीन वगैरह ये तमाम जो शक्तियां हैं वो अमेरिकी वर्चस्व को नहीं चाहती। भारत ऐसा क्यों नहीं चाहता है, इसका खास कारण है। भारत को ये पता है कि भारत के डेवलपमेंट के लिए खासकर एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और एनर्जी का अभी जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है पेट्रोलियम। और अगर यह लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो जो पूरा का पूरा जो लाल सागर है या पूरा का पूरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, तो उस हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बीच में सब कुछ ये होगा कि जो दुनिया का 1/5 जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है वो हॉर्मुज से होके ही जा रहा है। तो ऐसे में अगर 1/5 ऑयल ट्रांसपोर्टेशन वहां से बंद हो जाएगा तो हमें केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, और ऐसे में जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। देखिए, अमेरिका हम पे एक और दबाव डाल रहा है कि आप वेनेजुएला से तेल लीजिए। ये भारत की खासियत है कि जो वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत ही घटिया टाइप का क्रूड ऑयल है, और उसको जो साफ करने की जो कैपेसिटी है वो केवल गिने चुने देशों के पास है, जिसमें भारत भी एक है। तो अगर हम वहां से वो जो भारी तेल है वहां से हम जहाजों में भर के लाते हैं, कंटेनर्स वगैरह या उसमें भर के लाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें आना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से। एक तो पहले से ही अमेरिकी दबाव में हम महंगा तेल खरीद रहे हैं, ऊपर से हमें जो पूरा का पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट वो ईरान बंद कर देगा,
लड़ाई होगी तो बंद होना ही होना है। तो फिर तेल के पूरे जो हैं वो हमें इधर तो हमारी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लड़ जाएगी। भारत तो कभी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल, लड़ाई हो, क्योंकि ऐसे में बिल्कुल। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के तनाव की हमने बात करी और ऑयल्स के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, हालांकि क्वालिटी को लेकर भी आपने काफ़ी आसान शब्दों में तमाम चीज़ें समझाई भी हैं। जहाँ जी आपके पास में आऊंगी, देखिए एक सवाल, एक बेहद अहम सवाल जो हमने अपने दर्शकों से भी किया था और सभी के मन में है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या ये वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, या फिर ये एक ऐसे किस्म की जंग होगी जिसको आगे चल के डिप्लोमेसी से सुलटा लिया जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगी? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्केलेट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फुट सोल्जर्स वो ग्राउंड पे नहीं होंगी। अमेरिका किसी भी तरह से अपने फुट सोल्जर्स को ईरान की धरती पे नहीं डाल सकता है। और जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एलाय है रीजन में, और वो है इसराइल। इसराइल की भी सरजमीन कहीं भी ईरान से नहीं मिलती है। तो अगर फुट सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं होंगे तो ये जो हवाई हमला होगा या फिर नेवल जंग हो सकती है, और इसकी बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि अगर अमेरिका का जो एक्शन है वो आप देखिए, तो इसने पहले जो वेनेजुएला के आसपास में जो अपने बेड़े लगा रखे थे, इसी तरह का कुछ सिलसिला था। पहले उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किए थे, उसके बाद और शिप्स और फास्ट बोट्स भेजे थे, सबमरीन वहाँ पे लगाई थी, और यही चीज़ यहाँ पे भी लगाया हुआ है। और आपने अगर ईरान को अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो देखिए कितनी सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास में था, लेकिन ईरान ने मजबूर कर दिया। इसने इतने सारे मिसाइल्स गिराए इसराइल के ऊपर में कि इसराइल का जो आयरन डोम था या फिर आयरन क्लैड था या फिर बाकी जो एरोज सिस्टम थे, सारे के सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। और यही चीज़ एक इंडिकेशन दिया हुआ है ईरान ने अमेरिका को कि इसका जो 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 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे है सागर में, ये ईरान के मिसाइल सिस्टम्स के अंदर में है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक साथ उसने सिर्फ 20 या 25 मिसाइल्स अगर उसने टारगेट किए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में एक साथ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर उसमें नहीं बच पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लगा के फाइटर एयरक्राफ्ट को उधर से उधर उड़ा के उसको डरा देगा और आयतुल्लाह को पकड़ लेगा, जैसे वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ लिया था, ये नहीं हो पाएगा। वेनेजुएला का एग्जाम्पल जो है वो ईरान के ऊपर में लागू नहीं होगा। ईरान इज इंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ये चीज़ अमेरिका जानता है और इसीलिए चाहता है कि ये बल दिखा के शायद कोई अगर समझौता हो जाता है जिसमें कि अगर ईरान आगे से न्यूक्लियर वेपन बनाने से अगर चूक रह जाए, अगर कमिटमेंट दे दे कि वो नहीं बनाएगा, तो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो निगोशिएबल हैं। बिल्कुल। लेकिन बार बार जो एक चीज़ सवाल उठता है इसराइल के जहन में, वो ये है कि जब तक ये रीप्रोसेसिंग जो होते हैं इनरिचमेंट प्लांट्स जो हैं यूरेनियम के, ये वहाँ पे चलते रहेंगे ईरान में, तो ईरान के ऊपर में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर ईरान को अपने ईंधन के लिए प्रोसेसिंग चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो प्योरिटी होती है यूरेनियम की, वो 32% होती है। उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग के जो यूरेनियम है वो काम में नहीं आते हैं। 7% जो है वो आइडियल है। तो 7% जहाँ पे आपको चाहिए आप 32% तक जा रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है, ईरान तो 92% तक चला गया है। वो 92% ग्रेड जो यूरेनियम बनाया हुआ किस लिए बनाया हुआ, एक ही अध्यय है और वो है वेपन। क्योंकि आयतुल्लाह ने मैंडेट दिया था आज से लगभग 16 साल पहले ईरान को कि आप इस्लामिक बॉम्ब बनाओ, और वो इस्लामिक बॉम्ब की तरफ जा रहा है और उसको ये टेक्नोलॉजी देने के लिए लोग हैं। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लोग एक्सपर्ट हैं नॉन प्रोलिफरेशन को उल्लंघन करने के लिए। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं, गिव एंड टेक होगा। लेकिन अगर ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे समझौता हो जाए, क्योंकि सिर्फ तेल एक इशू नहीं है ईरान के साथ में। ईरान के साथ में इशू है कि इसका एक टेरर एंगल जो है, वो टेरर एंगल है। 3-4 इसके टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डायरेक्टली
इसराइल के ऊपर वो वॉर करता है। बिल्कुल वीएन और झा जी, अमेरिका बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद करने को लेकर ईरान सहमत होता है तो बाकी चीजें वाकई नेगोशिएबल हैं। negotiate- बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ईरान ये जो उकसावा यहाँ पर कर रहा है, ईरान ये जानता है कि चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो उनकी वेपनरी क्यों ना हो, उस तौर पर भी वो खासा कमजोर है अमेरिका से। तो क्या ईरान को अपने सपोर्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, चाहे वो हिजबुल्ला का हो या फिर जिस तरीके से रशिया आगे आया था, नॉर्थ कोरिया आगे आया था? और क्या लगता है जो समर्थन है ये केवल वेपन्स तक सीमित होगा या एक तरीके से हवा हवाई भी साबित हो सकता है? देखिए हर्षा जी, इस चीज को थोड़ा हमें ठीक से समझना होगा। ईरान ये लड़ाई नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान के पास अमेरिका से लड़ने की क्षमता नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि ईरान ऐसा चाहता ही नहीं है। ऐसा अगर कोई चाहता है कोई देश इस लड़ाई को, तो वो अमेरिका है। शुरुआत भी अमेरिका ने ही की थी, और उसको ईरान केवल उसके पास उसको अपने आप को डिफेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप घटनाओं का क्रम देखिए, आप देखेंगे कि सबसे पहले वेनेजुएला और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया। जितने भी जहां जहां रिसोर्सेज हैं, जहां जहां संसाधन है, पेट्रोलियम हो या रेयर अर्थ मिनरल हो, ट्रंप वहां वहां कब्जा करना चाहते हैं। चाहे वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही क्यों ना हो, ट्रंप वहां भी आना चाहते हैं। तो ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है अमेरिका से बचने का। तो यहाँ लड़ाई का अगर कोई जिम्मेदार होगा तो पूरी तरीके से अमेरिका ही होगा। और अमेरिका ये आज से कोशिश नहीं कर रहा है, ये 1990 से कर रहा है, जब उसने इराक को लूटा, नोचा खसोटा। उसके बाद में तभी से उसका अगला टारगेट ईरान था, पर ये इतना लेट हो गया। और अब इसे पता चला कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हमारे लिए जो बची खुची संभावनाएं हैं वो भी नहीं होगी। अच्छा, यह भी नहीं है कि ईरान इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि अपने यहाँ पे परमाणु बम नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने एनपीटी पे हस्ताक्षर कर रखे हैं। एनपीटी पे हस्ताक्षर करने का मतलब है कि वह लड़ाई के लिए इस्तेमाल या बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी परमाणु कार्यक्रम को नहीं चलाएगा। पर जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों से जो परमाणु कार्यक्रम है वह एनपीटी के अंतर्गत चला सकते हैं। बिल्कुल। जिस अगर तरीके इस से बिला पे अभी अगर फिलहाल करें ये तो ड्रोन भेजा गया था, हालांकि वो उकसावा रहा या नहीं ये भी जल्द ही साफ होगा, क्योंकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी हमने देखा कि देखने को नहीं मिली। लेकिन वीएन झा जी, एक चीज जो हमने देखी, डायलॉग के बाद भी बीच में ट्रंप बोलते नजर आए थे कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की बात ईरान कह देता है तो सहमति भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका इनिशिएशन हमने देखा कहीं से भी नहीं हुआ। और युद्ध की भी हमने देखी बात, एक तरीके से बोला जा रहा था कि हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, लेकिन उसके बाद युद्ध की भी कोई इनिशिएशन देखने को नहीं मिली है। तो यानी कि एक तरीके से ये बस दबाव बनाने की एक टेक्निक ही है दोनों ओर से। जी हाँ, एसेंशियली ये प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक्स है। और अभी फिलहाल हम इसको बड़े हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रंप 2 ने जो भी कहा है उसका उसने फॉलो अप किया हुआ है। चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो, चाहे और कहीं की बात हो, वेनेजुएला हमने देख ही लिया हुआ है, कनाडा के ऊपर में ऑलरेडी प्रेशर उसने डाला हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने इसमें प्रेशर बढ़ाने की कोशिश भी की। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में उसने अपने 2-3-4 अपने डेलीगेशन भेजे हैं कि हम आपको या तो खरीद लेंगे या हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। वो तो भला हो कि जो अभी फिलहाल जो लास्ट मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन की, जिसने कि पूरा का पूरा यूरोप एक स्टैंड ले लिया कि नहीं, आपको हम ग्रीनलैंड में नहीं आने देंगे, वी डोंट वेलकम यू देयर। तब अमेरिका ने अपने पाँव वहाँ से खींचे हैं। नहीं तो अमेरिका ने तो कह दिया था कि हम अपना नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है वहाँ पे भेजने वाले हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बाकी जगहों में ट्रंप का ये प्लान जो था वो काम कर गया, लेकिन यहाँ पे ईरान में वो चीज़ काम नहीं करेगा। देखिए, ईरान जो है ये जीसीसी का मेंबर है, ये ओआईसी का मेंबर है, और इसीलिए जो ये इस्लामिक एक ग्रुप बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जब इसराइल ने जब एक अटैक किया था कतर में, उसके बाद सारे मैं आपको यहाँ पर रोकना